Hello dear students, in this video we will learn electric field due to a uniformly charged ring at its center and at a point on the axis of charged ring. यह टॉपिक सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, फिर भी हम इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम इस बात को पढ़ रहे हैं। पढ़ने का रीजन केवल और केवल यह है कि हम आगे जब फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो फोर्थ चैप्टर में सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। यहां पर हम ये रिंग ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पर और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे। तो देखते हैं, here suppose as we are given a ring that have charge plus q and this charge distributed uniformly over given ring, and due to this charging we have to find electric field at its center O. सेंटर O पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं और इस एलिमेंट का लेंथ हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इस एलिमेंट का लेंथ dl है। इस एलिमेंट का लेंथ हम dl ले रहे हैं और इस dl एलिमेंट के कारण इस सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके कारण यह सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि यह प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। यहां पर हम डायमेट्रिकली अपोजिट हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक इसके अपोजिट यहां पर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। यहां हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसका भी लेंथ सपोज एज dl है, यहां हमने यह एलिमेंट लिया और इसका भी लेंथ dl। इस एलिमेंट के कारण सेंटर O पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह रेडियली आउटवर्ड, जो कि यह इस डायरेक्शन में होगा। यह जो है कि सपोज एज dl डैश है, तो dl डैश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डैश ये डायरेक्शन होगा और ये हो जाएगा वेक्टर E, जो कि ये डायरेक्शन दिखलाया गया है। चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज इस पे चार्ज का अमाउंट और इस पे चार्ज का अमाउंट सेम होगा। लेंथ अगर हम सेम लेकर के चल रहे हैं तो चार्ज अगर सेम है और ये रिक्वायर्ड जो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, यह दोनों एलिमेंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट इज यहां पर दोनों एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट लेकर के चलोगे, किसी भी एलिमेंट को आप लेकर के चलते हो, इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में जो एलिमेंट होगा उसके कारण यहां पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण कैंसिल आउट हो जाता है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर O पर 0 होता है। दैट इज आप यहां पर लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of ring cancelled out due to diametrically opposite elements, hence resultant electric field at the center of charged ring at the center
of given charged ring, uniformly charged ring is equal to 0। तो चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये बात क्लियर हो गया। अब हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड केस हम लेकर के चल रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सपोज दैट ये जो हमने रिंग लिया है, इस रिंग की जो रेडियस है, यह रेडियस हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि कैपिटल R है, और इसके सेंटर O से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सपोज एज ये हम ले रहे हैं स्मॉल r डिस्टेंस। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। छोटा सा एलिमेंट लेकर के चलेंगे और इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस एलिमेंट का जो लेंथ है हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये जो एलिमेंट लिया गया है, इस एलिमेंट का लेंथ dl, और यहां पर इस चार्ज रिंग पर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यह चार्ज का अमाउंट, टोटल चार्ज का अमाउंट स्मॉल q है। टोटल चार्ज ऑन गिवन रिंग इज इक्वल टू q। तो इसका जो टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कमफेरेंस 2πr के इक्वल होगा। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा? यूनिट लेंथ पर चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज q अपॉन टोटल लेंथ 2πr, दैट इज यूनिट लेंथ पर चार्ज की वैल्यू q अपॉन 2πr। अब हमने यह एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का लेंथ dl है, और इस dl के कारण P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें चार्ज चाहिए, इस पर कितना चार्ज है, तो हम इस dl एलिमेंट पर चार्ज की वैल्यू लिख ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लेकर के ये चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज on given element of length dl, dl एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू अगर हम निकालें तो यूनिट लेंथ पर चार्ज हमें मालूम है। तो दिस इज इक्वल टू q अपॉन 2πr इंटू लेंथ dl। तो dl लेंथ पर चार्ज का अमाउंट हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब इसी एलिमेंट के कारण P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां से इस पॉइंट P का डिस्टेंस भी चाहिए, और सपोज दैट यह डिस्टेंस x है। तो x इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, जहां आपको पता है स्मॉल r क्या है और कैपिटल R क्या है। तब हम लिखेंगे कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charged ring, इस चार्ज रिंग के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q मतलब चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितना है? चार्ज की वैल्यू है q अपॉन 2πr इंटू dl। तो 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला होता है 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
मतलब इस एलिमेंट से रिक्वायर्ड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस x है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और आप लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। और आपको पता है कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे यह वेक्टर E रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन है। अब अगली बात आपको ध्यान देना है कि हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि यह वेक्टर, यह जो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा यह एंगल हम थीटा कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये अगर एंगल आप थीटा कंसीडर कर ले रहे हो तो ये जो एंगल होगा यह एंगल भी थीटा ही होगा। और अब हम E को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। E का यह कंपोनेंट हो जाएगा यह कंपोनेंट जो कि चार्ड रिंग के एक्सिस के अलोंग है और यह कंपोनेंट लिखा जाएगा E cos थीटा, जबकि ये दूसरा कंपोनेंट यहां पर आप लिख सकते हो जो कि एक्सिस के नॉर्मल होगा और यह कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा। तो आपने वेक्टर E को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड can be resolved into two rectangular components कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे? पहला कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा along the axis of ring and दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा perpendicular to the axis of ring के एक्सिस के यह नॉर्मल है E sin थीटा, यह एक्सिस है और इस लाइन के ये नॉर्मल है E sin थीटा, जबकि E cos थीटा एक्सिस के अलोंग है। अब हम यहां पर दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं। डीएल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम दूसरा एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं। यह एलिमेंट हम लेकर के चल रहे हैं और इस एलिमेंट का भी लेंथ हम कंसीडर कर ले रहे हैं, इसे डीएल के बराबर है और इसका नाम हम दे दे रहे हैं डीएल डैश। यह डीएल डैश यहां पर यह भी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यह रेडियली आउटवर्ड होगा। हम इसे ई डैश कर दे रहे हैं, यह जो है कि ई डैश हो गया, यह डीएल डैश है। तो इस डीएल डैश के कारण यह भी इसके कारण भी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में जितना कि इसके कारण, इस डीएल के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस E डैश को भी मैग्नीट्यूड पहले देख लेते हैं एक बार और कि E और E डैश मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। कारण क्या है? क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसी लेंथ पर यहां पर जो चार्ज का अमाउंट होगा यहां पर भी चार्ज का अमाउंट वही होगा और यहां से जो डिस्टेंस है यह भी डिस्टेंस वही है। दैट इज मैग्नीट्यूड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग है। यह भी एंगल हम कंसीडर कर ले रहे हैं, कितना होगा? इसी एंगल थीटा के बराबर ही होगा। E को दो कंपोनेंट में E डैश को रिजॉल्व करोगे, इधर हो जाएगा E डैश cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा E डैश sin थीटा। E और E डैश मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन E sin थीटा और E डैश sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट लेकर के चलते हो, सभी एलिमेंट के कारण
पॉइंट P पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सिस के नॉर्मल कैंसल आउट होते जाएंगे और जबकि एक्सिस के अलाउंग जो होगा वो एड अप होते जाएगा। एक्सिस पर ये जो रिंग का एक्सिस है, इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 जो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है वो सब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो इस एक्सिस के अलाउंग है सभी जो है कि आपस में एड अप होते जाएंगे। दैट इज, अब आगे आप लिख सकते हो कि सिंस इट इज क्लियर दैट the component e cos theta e sin theta, the component e sin theta normal to the axis of ring cancelled out to each other, cancelled out to each other due to diametrically opposite elements, due to diametrically opposite elements, while the components e cos theta add up, जबकि e cos theta जो कंपोनेंट है वो आपस में ऐड होते जाएंगे क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में। और ये नहीं कि केवल इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई cos थीटा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा। केवल दो ही एलिमेंट से ये नहीं बना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमें सबका सिग्मा करना, समेशन लेना होगा, या तो हम आसान तरीका लेकर के चल सकते हैं, इंटीग्रल कर लेंगे। तो e cos थीटा का हम यहां पर इंटीग्रल कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू, सपोज एज हम इसे E1 कर दे रहे हैं क्योंकि हमने E और E' कंसीडर कर लिया है, तो E1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E cos थीटा, और E की वैल्यू आप रख दो। कहां से कहां तक इंटीग्रल करेंगे, लिमिट लेके चलना होगा। यह जो रिंग है 0 लेंथ से लेकर के 2 पाई r लेंथ तक इसका लेंथ वैरी कर रहा है, इसलिए हम इसका इंटीग्रल करेंगे लिमिट ओवर 0 टू 2 पाई r। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई r, और e की वैल्यू हम रखेंगे। e की वैल्यू कितना है, e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई r dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर और इनटू cos थीटा। हम cos थीटा की वैल्यू नीचे लाइन में पुट कर दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से आप ध्यान दोगे कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, q/2 पाई r को भी हमने बाहर कर लिया, और ये हो जाएगा इनटू 1/r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। यह भी जो है कि कांस्टेंट है बाहर, और बचेगा इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई r और dl और इनटू cos थीटा।
cos थीटा की वैल्यू हम फिगर से रखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है स्मॉल r और हाइपोटेनस की वैल्यू है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का पावर 1/2 रूट में है। तो ये हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये r अपॉन दिस बाहर आ जाएगा। यहां पर ध्यान दोगे cos थीटा की वैल्यू हमने लिखा है r डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस की जगह पे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है, रूट हटा करके हमने पावर 1/2 रेज कर दिया है। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई 2 पाई r 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2, ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो पावर 3/2, और ये फिर r हो जाएगा यहाँ पर, और dl का इंटीग्रल, इस dl का अगर इंटीग्रल करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, इंटीग्रल करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और dl की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस रिंग के सर्कमफेरेंस के इक्वल, दैट इज आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, और आप इस 2 पाई r से यह 2 पाई r कैंसिल कर सकते हो, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम E1 हमें लिखना पड़ा क्योंकि हमने E लिख लिया था, इसलिए हम E1 लिख रहे हैं। E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का पावर 3/2। यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पर कुछ केसेस हम लेकर के चलेंगे, स्पेशल केसेस लेकर के चल रहे हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, यहां हम फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0। स्मॉल r 0 कहने का मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ रिंग, तभी ना r की वैल्यू 0 हो पाएगी। ये पॉइंट P अगर पास आते जाए, जब सेंटर पर आ जाएगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब यह r की वैल्यू 0 हो जाए तो r 0 हो गया, 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, जो कि अभी हमने देखा भी था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है। सेकंड केस हम लेकर के चलेंगे कि सेकंड केस हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इफ कैपिटल R इज वेरी लेस देन स्मॉल r, या स्मॉल r कैपिटल R से बहुत बड़ा है, तब का कंडीशन हम लेकर के चलेंगे। अगर स्मॉल r कैपिटल R से बहुत बड़ा हो तब इसी इक्वेशन का आप यूज करोगे, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इक्वेशन नंबर 1 का आप यूज करोगे। तो स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R अगर बहुत छोटा हो स्मॉल r के कंपैरिजन में, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये जो है कि वैल्यू r स्क्वायर निग्लेजिबल हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर ऑन निग्लेक्टिंग कैपिटल R स्क्वायर इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, we have from equation first, इस रिजल्ट से हमें मिलेगा E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QR divided by
अब ध्यान दोगे, ये आप निगलेक्ट कर दिए, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आर का पावर 3, और एक आर से ये पावर कट करके 2 हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इंप्लाइज एज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह रिजल्ट था। तो यहां से क्लियर है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है, जबकि उसके एक्सिस पर, अगर उसका सेंटर से एक्सिस पर जो स्मॉल आर की वैल्यू हम लेकर के चल रहे हैं, जो डिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं, अगर यह स्मॉल आर बहुत बड़ा हो, तब जो है कि इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आता है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यह जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, यह रिजल्ट किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यह रिजल्ट है। मींस पॉइंट चार्ज के कारण, चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फार्मूला होता है, वही फार्मूला इस रिंग के कारण भी आया। मतलब कि यह पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट पी, अगर एक्सिस पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो उस समय चार्ज रिंग ऐसा बिहेव करता है जैसे कि इसका टोटल चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो, यानी कि यह पॉइंट चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो ये जो है कि फाइनल रिजल्ट रहा, और ये जो है कि 2 केसेस है। ओके।